तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन का कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए। रेस्पिरेशन का हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है। रेस्पिरेशन में हमने मेजरली ग्लाइकोलिसिस डिस्कस किया, ग्लाइकोलिसिस कवर कर लिया। देन इसका नेट यील्ड भी निकालना आता है हमें। देन हमने बात की थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि दो प्रोसेस है, अल्कोहल फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस से एज रिजल्ट पायरुविक एसिड बना था, उस पायरुविक एसिड का अब क्या हो रहा है, उस पायरुविक एसिड का आप देख रहे हो कि पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, और सेकंड स्टेप में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इथेनॉल बना रहा है। एज रिजल्ट हम देख रहे हैं इस प्रोसेस में दो NADH मॉलिक्यूल का भी यूज हुआ है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा कि वही ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे, और वो पायरुविक एसिड अब क्या बनाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाएगा और यहाँ भी दो NADH मॉलिक्यूल यूज होगा। ये कहाँ देखने को मिलता है, इन फटीग मसल्स। जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं देन वी सी कि भाई जो हमारे मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट द ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पाती है। दैट्स हाउ 80% स्टोर्ड ग्लाइकोजन और 20% लीवर जो कोरीज साइकिल में चलता है यूज होता है, एंड अगेन दो NADH यूज हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो NADH यूज हो रहा है मतलब लगभग 6 ATP यूज हो रहा है। ठीक है, और 8 ATP हमें बनते हुए दिखा था कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में यूज हुआ यानी कि माइनस, और 8 ATP बना यानी कि प्लस। तो जो नेट यील्ड है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दोनों ही रिएक्शन चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, दोनों में ही क्या है, 2 ATP का नेट यील्ड। ठीक है, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम A will enter into क्रैब साइकिल। देन हमने क्रैब साइकिल देखी, और एज रिजल्ट ऑफ क्रैब साइकिल हमने क्रैब साइकिल का नेट यील्ड भी पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन में 6 ATP, क्रैब साइकिल में 24 ATP, और टोटल ATP जो प्रोकैरियोट्स में बन रहे हैं वो है 38, और यूकैरियोट्स से जो हमें मिल रहा है वो है 36। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब भी रेस्पिरेशन होता है तो प्रोकैरियोट्स में कितना एनर्जी मिलता है, वो 38 ATP देता है, और यूकैरियोट्स में वो कितना, 36 ATP। ऐसा क्यों है कि यूकैरियोट्स में 36 मिल रहा है और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 38? द रीजन इज सिंपल, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करता है और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, यानी कि मुझे जो ग्लूकोज को मैंने पायरुविक एसिड बनाया 2 मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस की मदद से मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना दिया। यही तो हुआ था। अब इस पायरुविक एसिड, और ये सब ग्लाइकोलिसिस चल कहाँ पर रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस चल कहाँ पर रहा है, साइटोप्लाज्म में, राइट, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक एसिड बना होगा, अब इस पायरुविक एसिड को मुझे भेजना है कहाँ पर, इस पायरुविक एसिड को मुझे भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में? एज वी नो कि भाई
पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? चेतना, दक्ष, मोहिता, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, गुड। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, इसका मतलब आगे की जितनी भी प्रोसेस है दैट शुड बी हैपन, दैट शुड बी टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए। यानी कि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रैब साइकिल सब साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें ना मुझे पायरुविक एसिड को, उसमें मुझे पायरुविक एसिड को भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? पायरुविक एसिड को भेजना पड़ेगा मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ भेजना पड़ेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है तो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए, तो भेजना पड़ेगा यूकैरियोट्स में। लेकिन यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, और इस भेजने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने में 2 एटीपी का खर्चा लगता है, ठीक है। तो जो 38 एटीपी यहाँ भी बनते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ 38 एटीपी, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, और एज रिजल्ट जो नेट रिजल्ट है वो कितना है? 36 एटीपी, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आप देखते हो जो भी जितना भी एटीपी बना था, लगभग 6 एटीपी बना था, और क्रैब साइकिल यहाँ तो टोटल 38 का 38 एटीपी रिजर्व है। कोई खर्चा नहीं लगा पायरुविक एसिड को क्या करने में? ट्रांसफर करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है ईटीएस। ईटीएस सभी को समझ आ गया है? जल्दी से बता दो मुझे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मोहिता ईटीएस क्लियर है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया? अच्छा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया। देखो क्या हुआ था यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स शुरुआत से अगर हम देखें थोड़ा सा ईटीएस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कंप्लीट हमने माइटोकॉन्ड्रिया मान के चल रहे हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरफ अंदर की तरफ तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, और यहाँ पर क्या है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोल रहे हो आप इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, राइट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोल रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ओके। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ओके, कॉम्प्लेक्स 5। इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोसेस बताना क्या चाहता है? ये प्रोसेस ये बताना चाहता है कि किस तरह से जो भी NADH, किस तरह से NADH, FADH जो भी बने थे, हम बोलते हैं ना इनके, दे आर इन द फॉर्म, दे आर एक्चुअली ये, दे आर इक्वल टू 3 ATP, FADH इज इक्वल टू 2 ATP। लेकिन कैसे इन एनर्जी को यूटिलाइज करोगे आप? कैसे इन एनर्जी को यूटिलाइज करोगे आप? बाय द प्रोसेस ऑफ ETS। देखो ATP तो यूटिलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ATP तो यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन NADH को कैसे यूटिलाइज करोगे आप? बाय द प्रोसेस ऑफ ETS। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहली जो बात हो रही है वो ये है कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 यूज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और NADH2 का यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये सब पढ़ा था हमने। चेतना समझ आ रहा है? साधना, स्वाति। और यहाँ पर H निकल गए हैं, ठीक है। H के ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, H को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। देन ये इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं साइटोकाइनिन क्यू में, साइटोक्रोम क्यू में, ठीक है। यहाँ पर FADH2 जो है वो, FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर H फिर ये ट्रांसफर कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में, ठीक है। और यहाँ H वापस इस समय पर चले गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देन साइटोक्रोम बी
तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं कहाँ, साइटोक्रोम बी से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है इसे बोलते हो आप साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, साइटोक्रोम 4 में, साइटोक्रोम 4 में यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर निकले और यहाँ से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से जो एच आयन है और ऑक्सीजन जो निकल रहा है, वो तीनों मिलके क्या बना दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना दे रहा है। एंड यहाँ से जो मेन बात आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कौन, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है ऑक्सीजन। समझ आया, ये बात समझ आई? हेलो, चेतना समझ आया? और एज रिजल्ट क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, एज रिजल्ट हमें पानी बना देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ठीक उल्टी ही प्रोसेस है, किससे, फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, केमी ऑस्मोटिक, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अगर आपको याद है तो उसमें हमने क्या किया था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर, और वाटर स्प्लिट हो जाता है 3 चीजों में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एच आयन, और एच आयन बाहर निकल रहा था, ये याद है? यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, जल्दी बताओ? ऑक्सीजन, वेरी गुड। और एच आयन तो निकले ही थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मेहरबानी, और तीनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी हाँ, ठीक है, यहीं पर। और कहाँ प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कॉम्प्लेक्स 4 से, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। समझ आया? देखो ना कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ पर एच आयन कहाँ निकल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में निकल रहे हैं। ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ये कन्वर्जन और ये इसका इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वाटर कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। समझ आया? अब मोहिता कुछ बोल रही थी, बोलो। इन कॉम्प्लेक्स का नाम है, 3 का नाम है ये, ठीक है, 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1, और ऊपर इसका 4 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कोई दिक्कत? अच्छा, कॉम्प्लेक्स 5 का भी नाम है, कॉम्प्लेक्स 5 का क्या नाम है, एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस आपको याद होगा, वो एच आई, याद है एच आयन की एनर्जी, दो मैंने बताए थे, ये पढ़ा हुआ है आपने, 2 प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है F0 और एक होता है F1, याद है? F1 को हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस, अरे एटीपी सिंथेस भूल गए। और एच आयन आता है ऐसे 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 करके अपनी एनर्जी लेके, एच आयन आता है अपनी एनर्जी लेकर, और एच आयन आता है अपनी एनर्जी लेकर, और फिर वो क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी में। क्या यहाँ यही नहीं हुआ है? याद करो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यही तो था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये था, याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था हमने, F0 F1 एटीपी सिंथेस, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बना दे रहा है, एटीपी। कोई दिक्कत बताओ? ETS भी आ गया समझ? हाँ जी बोलो। ETS आ गया समझ, यही है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। 38 एटीपी कैसे निकलते हैं पता चल गया है? चल गया है पता? देखो कुछ बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ है ही, कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है सब कुछ। फाइनल क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो क्या बताओगे? कौन फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फाइनली क्या बनता है इधर से? वेरी गुड, H2O बनता है। साइटोक्रोम सी और बाकी कुछ कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, ये अपने को याद नहीं रखना है। प्रोडक्शन ऑफ वन एटीपी नीड्स, प्रोडक्शन ऑफ वन एटीपी, एक एटीपी बनाने के लिए मुझे 2 एच आयन की जरूरत पड़ती है और एक NADH 2 से 6 एच आयन या फिर 3 एटीपी निकलते हैं और एक FADH2 से 4 एच आयन या फिर 2 एटीपी निकलते हैं, ठीक है, बस ये याद रखना। ये कुछ और कुछ क्या है, और इस चैप्टर में नेक्स्ट एक प्रोसेस है जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी अगर देखें तो रेस्पिरेशन कहता है कि देखो दो चीजें होती हैं, एक एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। याद है आपको ये बात? एक होता है एनाबॉलिज्म और एक चीज है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, बहुत बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, एनाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। जैसे मान लो बहुत छोटे छोटे अमीनो एसिड हैं, वो जुड़कर, बहुत छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, वो जुड़कर क्या बनाते हैं, एक बड़ा, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, बताओ भाई? बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड इज अ मोनोमर, तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन, राइट, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे, सुन लो, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, इस प्रोसेस को कुछ नाम देना चाहिए। क्या बोलते हैं हम इसे? एनाबॉलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और अगर ठीक इसका उल्टा हो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन टूट जाए अमीनो एसिड में या बहुत अमीनो एसिड में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसे? कैटाबॉलिज्म बोल देंगे, राइट। फाइन, तो कैटाबॉलिज्म, हाँ ना बोलो, इतना बात समझ आई कि नहीं? जल्दी बताओ, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझ आया? बस सैमी को समझ आया? चेतना, दक्ष, मोहिता, ओके, ठीक है। स्वाति समझ आ रहा है? स्वाति, स्वाति क्लास में है? और साधना, अच्छा, प्रिंस है क्लास में? नहीं है। ये सोनू कुमार कौन है फिर? स्वाति तो है शायद, रिप्लाई नहीं दे रही है ये। चलो देखो क्या, तो अगर मुझे, आप लोग मुझे बताओ कि अगर कैटाबॉलिज्म, यही तो होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, बोथ ग्रुप टुगेदर to form a process that is known as metabolism. मेटाबॉलिज्म, समझ आया?
तो आप मुझे बताओ, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? बताओ जरा, अपने हिसाब से बताओ। जल्दी बोलो भाई। चेतना, दक्ष, मोहिता, सामी, साधना, स्वाति। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पूरी पढ़ते हैं, ये कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? दक्ष बोल रहा है एनाबॉलिज्म। चेतना, चेतना कैटाबॉलिज्म। साधना बोल रही है। सामी, मोहिता, मोहिता कैटाबॉलिज्म। क्यों कैटाबॉलिज्म क्यों है? हाँ बोलो। ठीक है। सामी बोलो, क्या किस कारण से एनाबॉलिज्म बोल दे रहे हो आप? क्या है, क्यों है एनाबॉलिज्म? मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चेतना ने कुछ नहीं बोला। चेतना, चेतना आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी, बोलो। एनाबॉलिज्म, देखो भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों ही चीजें हैं। एम्फी वर्ड आपने सुना? एम्फी वर्ड का क्या मतलब होता है? मैं बोलता हूँ हमेशा वर्ड को स्प्लिट किया करो। एम्फी वर्ड किस लिए यूज करते हैं? बोथ, है ना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव इन, जल्दी बताओ। वेरी गुड, लैंड एंड वाटर। तो एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म भी होगा और कैटाबॉलिज्म भी होगा। समझ आया? तो यानी कि यहाँ से हमें ये समझ आता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज इट टेक्स प्लेस? कि भाई कैसे कैसे आप ऐसा बोल रहे हो कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है? कैसे आप ऐसे बोल रहे हो कि रेस्पिरेशन में दोनों चीजें होती हैं? ठीक है, बट एग्जैक्टली होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एनसीईआरटी ही रीड करते हैं। एग्जैक्ट सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इट इज बेटर कि आप क्या करो, इसको मेरे साथ साथ लिख लो। कॉपी पेन निकाल लिया सभी ने? हेलो, कॉपी पेन निकाल लिया आपने? हाँ, तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ में इसको लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखना शुरू करो। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन कि वाई रेस्पिरेशन इज एन, क्वेश्चन लिख लो या सीधा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। वाई रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो। वाई रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, ये है क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? क्या होता है, सबसे पहले ही हमने देखा कि ग्लूकोज का, पहला पॉइंट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है,
ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड, यानी कि टूट रही हैं चीजें, पायरुविक एसिड बन रहा है ना, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का क्या है, एनाबॉलिज्म है। क्या है, एक तरह का एनाबॉलिज्म है, ठीक है। और इवन अगर मैं बात करूं फैट की, ठीक है, सबसे तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग खाते हैं, चाहे वो, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट आप लिखो, ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह लिख रहे हैं सभी, चेतना, दक्ष, चेतना, दक्ष, मोहिता, सैमी, कॉपी पेन साथ साथ में लिख रहे हो ना, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डालोगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या उससे पहले एक चीज लिख लो कि ये किस तरह से कैटाबॉलिक पाथवे क्यों बोला जा रहा है इसे, है ना। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे क्यों बोला जा रहा है, पहली हेडिंग, कैटाबॉलिक पाथवे क्यों बोला जा रहा है। ओके, कैटाबॉलिक पाथवे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड, carbohydrates are converted into glucose, ठीक है। बिफोर, तो टूटा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, ये कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, जल्दी बताओ। बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, बताओ ये कैटाबॉलिज्म हुआ कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, राइट। बाकी सो रहे हैं, लिख रहे हैं साथ साथ, हाँ भाई, गुड गुड गुड, बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो, अगर तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थोड़ी खाते हैं, हम लोग तो क्या खाते हैं, फैट भी खाते हैं, ठीक है, फैट भी खाते हैं हम लोग। तो वो फैट कन्वर्ट होता है किस में, फैट्स आर कन्वर्टेड, लिखो, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। एंड फैटी एसिड, फुल स्टॉप, फैटी एसिड are then degraded further into एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको पता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है, बताओ भाई, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है, गुड। एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो लिखो कि which enters into क्रैब साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल, ठीक। और थर्ड बात, हम लोग प्रोटीन भी तो खाते हैं, हम लोग प्रोटीन भी तो खाते हैं, तो प्रोटीन को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड, प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय proteases, by proteases into individual amino acid, which after, ठीक है, which after
एंटर्स इनटू, और यही अमीनो एसिड बाद में एंटर करता है कहां पर, एंटर्स इनटू क्रैब साइकिल एज पायरुविक एसिड और आप बोलते हो एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। पायरुविक एसिड हो गया नोट। सैमी, पक्का। सैमी, मोहिता हो गया नोट। दक्ष, ठीक है लिख लो। तो देखो क्या हो रहा है, सब चीजें टूट रही हैं कि नहीं टूट रही है। देखो, कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्या ये एनाबॉलिज्म है कैटाबॉलिज्म है? टूटना, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना और फिर उसका यूज होना रेस्ट। अच्छा, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना और फिर उसका एसिटाइल कोएंजाइम में टूटना। फैटी एसिड फर्दर टूट रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर वो एंटर कर रहा है क्रैब साइकिल में। क्या है ये, कैटाबॉलिज्म है एनाबॉलिज्म है? तो आप बोलोगे प्रोटीन, प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है प्रोटीएज की मदद से इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, और फिर वो पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम एक ही फॉर्म में क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है। ये क्या है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? ये क्या है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? गुड, कैटाबॉलिज्म। तो यहां पर हमने कुछ तीन प्रूफ्स दिए कि भाई दैट्स हाउ रेस्पिरेशन इज एन कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे। अब आपको ये प्रूफ देना है कि रेस्पिरेशन सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, रेस्पिरेशन एक एनाबॉलिक पाथवे भी है। रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ बनता भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ बनता भी है, ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से आप लिखोगे कि ये एक एनाबॉलिक पाथवे है? लिखो, लिखना चालू करो, हेडिंग डालो, एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे लिखो। फैटी एसिड, ये बात हमें पता है कि फैटी एसिड would be broken down, अभी अभी हमने पढ़ा था, फैटी एसिड would be broken down, would be broken down to acetyl coenzyme A, to acetyl coenzyme A, but but when when organisms need to synthesize organism need to synthesize fatty acid, ठीक है, फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए, यहां पर कॉमा डाल दो, एसिटाइल को एंजाइम ए would be withdrawn
रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे। सो हेंस आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेटरी कम्स इनटू द पिक्चर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो इसीलिए आप बोलते हो यहां पर कुछ ना कुछ बन भी रहा है, फैटी एसिड बन भी तो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि ये क्या है, एक तरह का एनाबॉलिक पाथवे भी है। ये बात समझ आई? ये देखो सेम लाइन है, बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, acetyl coenzyme A would be withdrawn from respiratory pathway from it. Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. ठीक है, synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein too, इसी तरह से प्रोटीन भी बनेगा। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विच विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबोलिज्म। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, कैटाबोलिज्म। एंड सिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म। तो क्योंकि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और यहाँ एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इट वुड हैंस बी बेटर टू कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। समझ आ गया? लिख लिया सभी ने ये एम्फीबॉलिक पाथवे, ये नोट कर लिया है? ठीक है, चेतना, ओके, सैमी, साधना, स्वाति, ठीक। अब एक टॉपिक आ रहा है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बहुत आसान सा टॉपिक है। क्या कहता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट? सुनो, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मतलब है कि एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन में द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व to the ratio of volume of oxygen consumed in respiration is respiratory quotient simple। ठीक है, तो यानी कि जैसे एक रिएक्शन देखता हूं मैं, ये इस रिएक्शन में मुझे क्या दिखाई देता है? इस रिएक्शन में मुझे दिखता है कि ये है क्या, ये बताओ क्या मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ऑक्सीजन। हेलो, ये कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगा है और कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगा है और 6 मॉलिक्यूल, राइट? तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आरक्यू का फॉर्मूला सीधा है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। और दोनों ही अगर 6 हैं तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा भाई? 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का, या फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू, कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है, तो क्या बोलोगे? एक वर्ड का, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1। और ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि फैट्स का फैट्स जो रेस्पिरेशन में यूज होता है उसका 1 से कम होता है, क्यों 1 से कम होता है? क्योंकि ये देखो, ये फैट की रिएक्शन है, ठीक है, ट्रिपल मीटिन, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कितना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है,
बताओ जल्दी, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है? बोलो भाई, यही कंसीडर करना है बस। कितना? चेतना, मोहिता, सैमी, दक्ष, बोलो। 145, 145, राइट। तो अब जो रेशियो आएगा आर क्यू, तो फैट का अगर कोई आपसे पूछे फैट्स का आर क्यू कितना है, तो क्या जवाब दोगे आप? 0.7। ऐसे ही कोई आपसे पूछता है कि भाई प्रोटीन का, लिखते रहो साथ के साथ, प्रोटीन्स का आर क्यू कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? 0.9। तो बस ये तीन तीन चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है आर क्यू में, और इससे ज्यादा उस और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। समझ आया? ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट है ना? सारे टॉपिक कंप्लीट है हमारे। कोई दिक्कत अब इस चैप्टर में? बताओ जल्दी। ग्लाइकोलिसिस आता है अपने को? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ग्लाइकोलिसिस आ गया। फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और वो क्या था, अल्कोहल फर्मेंटेशन आता है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो जितनी भी थी, क्रैब साइकिल वगैरह सब, बैलेंस शीट हमने देखी ली, कितना नेट रिजल्ट होता है, क्यों होता है एम्फीबॉलिक पाथवे, समझ आया, आज ही डिस्कस किया है। बोलो। और लास्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। लास्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अभी देखा हमने। इस तरह से चैप्टर हो गया है आपका समाप्त। ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या आप लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की सारी वीडियोस देख ली है? मोहिता, लास्ट वीडियो क्लॉटिंग मैकेनिज्म थी, देख ली वो? ठीक, गुड। नोट्स बना लिए उसके? क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और वो टेस्ट ऑफलाइन होगा, मैंने मैसेज किया है अभी अभी। टेस्ट जितने होंगे आपके ऑफलाइन होंगे, क्लासेस में कंसीडर कर रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, चलेगा ये? तो वीक में कभी एक बार बुलाना हुआ तो एक बार बुला लेंगे, संडे या कभी भी। ठीक है, ठीक है। तो दक्ष, सारी वीडियोस देख ली है? देख लो यार, कहां तक देख लिए? देखो यार, कब निपटाओगे, कब तक निपटा, कब टेस्ट ले तुम्हारा, बताओ बाकी सारी वीडियोस का। संडे ले ले, तुम्हारे बोलने पे आ जाओगे ऑफलाइन, दे दोगे टेस्ट इतनी वीडियोस का है? सिर्फ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पूछ रहा हूं मैं, दे दोगे? ठीक है, तो देख लो, निपटा दो इसको जितनी भी है, और ढंग का टेस्ट लूंगा मैं, सही बता रहा हूं। ठीक है, ढंग का टेस्ट, समझ रहे हो? तो इसमें एमसीक्यू होंगे, ठीक है, और सारे नीट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी होगा, तो मजा आ जाएगा, और हो सकता है मैं उसी समय चेक कर दूं। तो और सैमी, कितनी वीडियोस देख ली? देख लो यार, संडे तक हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो नोट्स बना लो। और साधना, स्वाति, हो गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो यहीं पर कथा समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस आती रहेंगी, और हमारी सेम टाइम पर जो भी टाइम रहेगा ऑनलाइन ही क्लास होगी। ठीक है, अब हम